आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिसीज, जो कि हमारी एमपीपीएससी की जो प्राथमिक परीक्षा होनी है 2025 में, उसकी यूनिट 7 के अंतर्गत एक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब करें। जेनेटिक डिसीज यानी अनुवांशिक रोग। तो सबसे पहले बता दें कि अनुवांशिक रोग होते क्या हैं। तो देखो, अनुवांशिक कारकों के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यानी कि जेनेटिक जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, उनके कारण जो डिसीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसीज बोलते हैं, अनुवांशिक रोग बोलते हैं। ऐसे रोग क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, ठीक है, ये रोग जो है वो फैलते हैं, ठीक है, संचारित होते हैं। तो ऐसे रोग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यानी जेनेटिक कारक यानी अनुवांशिक कारकों के कारण होने वाले रोग अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अनुवांशिक रोग को हम मेनली 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अनुवांशिक रोग को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? 2 प्रकार से। एक होते हैं हमारे मेंडेलियन विकार। क्या होते हैं? मेंडेलियन विकार, ठीक है, डिसऑर्डर। एंड सेकंड होते हैं क्रोमोसोमी डिसऑर्डर। क्या होते हैं? क्रोमोसोमीय डिसऑर्डर यानी विकार। इनको इंग्लिश में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्या होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, मेंडेलियन विकार। एंड सेकंड होते हैं क्रोमोसोमी डिसऑर्डर यानी कि क्रोमोसोमल, ठीक है, विकार। हिंदी बोलते हैं क्रोमोसोमी डिसऑर्डर। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं, कुछ रोग देख लेते हैं जो मेंडेलियन विकार के अंतर्गत आते हैं। तो मेंडेलियन विकार क्या होते हैं अगर हम बात करें, तो जब कोई जीन, ठीक है, किसी एक जीन में ओनली, ठीक है, सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार कोई चेंजेस हो रहा है किसी जीन में, तो जो विकार डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। वहीं क्रोमोसोमी डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं? इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम जो है ना हमारा, ठीक है, क्रोमोसोम का सेट, उसमें चेंजेस हो जाता है, या तो घटता है या बढ़ता है। क्रोमोसोम जो है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है या क्रोमोसोम बढ़ता है या घटता है, ठीक है। जैसे कि हमारे में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। तो या तो 45 हो जाएंगे या 47 हो जाएंगे, घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे जो बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमी डिसऑर्डर बोलते हैं। वही मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? इसमें क्रोमोसोम के अंदर उपस्थित जो जीन है उसमें चेंजेस हो जाता है, म्यूटेशन वगैरह, ठीक है, उसमें चेंजेस होने के कारण जो डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि जीन में म्यूटेशन के कारण होने वाले रोग। तो देखो, सबसे पहले हमारा एग्जाम है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। ये एक प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है अगर हम बात करें तो जीन जो है ना उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाता है। अब क्या चेंजेस होता है देख लेते हैं। देखो, हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहले बता देती हूँ। इसे हम शाही घराने का रोग कहते हैं, ठीक है। इसे हम रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। रॉयल मतलब शाही घराना, उसमें ये डिसीज सबसे पहले देखी गई थी, इसलिए इसको शाही घराने का रोग कहते हैं, ठीक है। इसे ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अगर खून एक बार आपका ब्लड जो है वो बहना शुरू हो जाए किसी भी चोट के कारण तो रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसे ब्लीडर डिसीज कहते हैं। इसे सबसे पहले ब्रिटिश फैमिली शाही घराने में देखा गया था, इसलिए इसे रॉयल डिसीज कहते हैं, शाही घराने का रोग भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है, याद रखना। इसका जो जीन है ना, अब मैंने क्या बताया, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? जीन में चेंजेस है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग हैं, ठीक है। अब इसमें जो जीन है वो कहाँ स्थित होता है? देखो, क्रोमोसोम जो होते हैं मेनली अगर देखो उनको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। एंड सेकंड टाइप के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम, ठीक है। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। एक टाइप के जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम, दूसरे टाइप के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। देखिए एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि बात करें हम मनुष्य, तो मनुष्य में क्या होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 23 पेयर, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या लिख सकते हैं? 22 तो एक जैसे, ये क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। और XX और XY, ठीक है। अगर वो मेल है तो क्या होगा? 22 + XY होगा। फीमेल है तो क्या होगा? 22 + XX, यानी लिंग का निर्धारण किन से हो रहा है? XXXY। तो ये क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम। एंड ये वाले 22 शुरू से 1 से लेकर 22 तक, ये क्या हो गया? ऑटोसोम, ठीक है। लिंग का निर्धारण इनसे नहीं होता है, इस वाले से होता है। इस लिंग को क्या कहते हैं? XXXY, सेक्स क्रोमोसोम, याद रखना। फीमेल के XX एंड मेल में XY, ठीक है। अब देखो, याद रखना कि जो हीमोफीलिया है उसका जीन कहाँ होता है? तो उसका जीन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि उसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर होता है। सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? ये वाले नहीं होंगे, इन पर होता है, ठीक है, याद रखना। अब दोनों में कौन सा कॉमन है? याद रखना, XX। तो X क्रोमोसोम पर इसका जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका जीन जो है वो किस पर होता है? सेक्स यानी एक्स क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। और ये कैसा है? अगर हम डिसीज की बात करें तो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि लिंग संलग्न अप्रभावी
ठीक है, लक्षण युक्त एक विकार है। और रिसेसिव क्या होता है, देखो अगर हम बात करें कोई भी गुण अगर जो है एक जनरेशन में प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक जनरेशन में प्रदर्शित नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में प्रदर्शित हो रहा है, जैसे कि मान लो कि इसी में देख लेते हैं हीमोफीलिया में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि फीमेल इसकी वाहक होती है, वाहक मतलब होता है कैरियर। तो जो महिलाएं होती हैं वो स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती, ठीक है। महिलाएं इस रोग से, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर हुआ, यानी कि अगर फीमेल है तो वो क्या होगी, XX होगी, मेल क्या होगा, XY होगा। तो सेक्स क्रोमोसोम दोनों में क्या हो गया, XX, ठीक है। तो देखो दोनों पर हमने इसका जीन कर दिया, डैश लगा, यानी कि इस पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित हो गया, ओके। अब देखो इस पर एक एक्स क्रोमोसोम है तो ये क्या हो गया, ये पीड़ित हो गया, यानी इस रोग से क्या हो गया, ग्रस्त हो गया, ठीक है। ये क्या है, मेल, ये क्या हो गया, इस रोग से ग्रस्त है, यानी कि पीड़ित है, इसको हीमोफीलिया है। इसके अगर ब्लड एक बार बहना शुरू हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, याद रख लेना, ठीक है। लेकिन ये फीमेल है, फीमेल में क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम पर तो हीमोफीलिया का जो विकृत वाला जीन है उपस्थित है, लेकिन दूसरे पर नहीं है। तो क्या होगा, ये जो है इस रोग की क्या कहलाएगी, वाहक, क्या कहलाएगी, ये महिला है और ये वाहक कहलाएगी। ये इस रोग से पीड़ित नहीं है, इसमें जीन एक जरूर प्रेजेंट है लेकिन ये इस रोग से पीड़ित नहीं है। ये क्या है, इस रोग की वाहक है, क्या है, इस रोग की वाहक है, याद रखना, क्या है, इस रोग की वाहक है। अब वाहक है तो ये क्या होगा, ये अपने अगली पीढ़ी में फैला सकती है लेकिन स्वयं इससे पीड़ित नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर ब्लड कभी बहता है, ठीक है, तो उसका थक्का जम जाएगा, ठीक है, तो याद रखना। तो महिलाएं जो होती हैं वो सामान्यतः क्या होती है, इसकी वाहक होती हैं, ठीक है, और पुरुष ही क्या होते हैं, इस रोग से पीड़ित होते हैं, याद रखना। तो क्या है, हीमोफीलिया क्या है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, रिसेसिव मतलब छुपा हुआ, ठीक है। अगर इसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर है तो ये दिखाता, प्रदर्शित नहीं करता है, पता नहीं पड़ेगा कि वो हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है, बताया था ना। फीमेल में क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं, एक पर उपस्थित है, एक पर नहीं है, तो ये इसको देखने से नहीं लगेगा कि इसको हीमोफीलिया है, इसका कभी रक्त बहेगा भी नहीं, ठीक है। अगर चोट वोट लग जाती, ज़्यादा नहीं बहेगा, थक्का जम जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, वाहक कहलाएगी। तो जब ऐसा, ठीक है, जीन्स प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है। तो हीमोफीलिया क्या है, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है। इसे हम लीडर डिसीज या रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। इसे सबसे पहले ब्रिटिश फैमिली में देखा गया था। महिलाएं प्राय इसकी क्या होती है, वाहक होती हैं, और इसे हम, इस रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। इस रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, याद रखना। अगर मैं आपको एक कंडीशन दिखा दूं, जैसे कि एक महिला है, ये अब इस पर एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है, यहाँ पर एक पुरुष है, इस पर भी एक्स वाले पर जीन है, तो ये क्या होगा, ये ग्रसित हो जाएगा हीमोफीलिया से, और ये क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। अब अगर इनका क्रॉस हुआ, ठीक है, तो इनके संतान जो उत्पन्न होगी तो वो कौन कौन सी होंगी, देखो ये एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, XX, ठीक है। इस एक्स का इस वाई से करो तो क्या होगा, XY, एक्स और एक्स करो तो x इंटू एक्स, ठीक है, एक एक्स पर आ गया, एंड XY। अब देखो ये तो क्या हो गया, नॉर्मल, इसको कोई हीमोफीलिया वगैरह नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लड़का, इसका बॉयज है, ठीक है, यानी पुत्र हुआ, पितृ हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है। वही अगर हम बात करें, ये लड़की है, अब इसमें क्या, एक एक्स क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित है ना, हीमोफीलिया वाला, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगी, ग्रसित नहीं होगी, वाहक होगी। अब इसमें क्या है, ये एक लड़का है, इस पर एक्स पर एक जीन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये फीमेल है, इस पे दोनों पर प्रेजेंट है जीन, तो ये क्या हो जाएगी, ये ग्रसित हो जाएगी, यानी कि इसका कभी ब्लड बहता है तो थक्का नहीं जमेगा। लेकिन ऐसे कंडीशन बहुत कम होती है, क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि जो अगर उसका जो पिता है, मतलब हस्बैंड है, हस्बैंड भी हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, अगर कोई पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित है तो वो लंबे समय तक जीवित ही नहीं रहते, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है कि महिला जो है वो ग्रसित हो जाए। महिलाएं हमेशा वाहक ही होती है, ठीक है, बहुत रेयर केस होता है, अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलता रहे हमेशा, ठीक है, तो बात अलग है, लेकिन रेयर केसेस में जो महिलाएं हैं वो ग्रसित होंगी, क्योंकि इस उम्र में ये जो पुरुष है ना, अगर किसी को हीमोफीलिया है किसी को, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित ही नहीं रह पाते, मर ही जाते हैं, याद रखना। तो महिलाएं क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं, ठीक है, लेकिन पुरुष जो होता है वो ग्रसित होता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि महिलाएं ग्रसित हों, महिलाएं अक्सर वाहक ही होती है, रेयर कंडीशन में ग्रसित हो सकती है, ठीक है। अब अगला जो डिसीज है जिसे हम वर्णांधता बोलते हैं, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सेकंड
ये भी क्या है, एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। एक बार फिर से देख लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बात करें सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ट्रेट डिसऑर्डर है, लक्षण युक्त डिसऑर्डर है। इसका जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। इसमें महिलाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, इस रोग की प्राय वाहक होती हैं, ठीक है। और पुरुष जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। इसे सबसे पहले शाही फैमिली, जो ब्रिटिश फैमिली थी उसमें देखा गया था, इसलिए इसे रॉयल डिसीज कहते हैं, शाही घराने का रोग कहते हैं। इसे ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रक्त का थक्का, अगर एक बार ब्लड बहना शुरू हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, अपने आप याद रखना। सेकेंड डिसीज जो है जिसे हम वर्णांधता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब जो कलर ब्लाइंडनेस है ये भी, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांधता, इसमें क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, ठीक है। व्यक्ति क्या नहीं कर पाता, जो लाल और हरा रंग है ना उसमें अंतर नहीं कर पाता, उसको पता नहीं चल पाता लाल क्या है हरा क्या है, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता, याद रख लेना, क्योंकि बत्ती क्या होती है, लाल हरी होती है। तो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जो है ये क्या है, इसमें व्यक्ति लाल हरे में अंतर नहीं कर पाता, ये भी एक प्रकार का, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है, जीन में चेंजेस हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये कैसा डिसऑर्डर है, ये भी इसी प्रकार का है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, यानी कि इसका जीन जो है वो कहाँ किस पर उपस्थित होता है, सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाता है, म्यूटेशन उस परिवर्तन के कारण चेंजेस हो जाता है, तो ये विकार उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं वर्णांधता, ठीक है। इसमें व्यक्ति क्या नहीं कर पाता, लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाता। इसमें भी वही होता है, महिलाएं क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है, जैसे मैंने पहले बनाया था, फीमेल वाहक होती है, और अगर पुरुष है, पुरुष क्या होगा, ग्रसित होगा। इनकी अगर शादी कराएंगे तो उसी तरीके से जैसे हमने बनाया था ना कि ये एक्स एक्स दोनों में, इधर एक्स वाई, ठीक है, इधर एक्स एक्स एंड इधर एक्स वाई, तो ये नॉर्मल होगा, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये महिला होगी, ठीक है, लेकिन ये क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, लेकिन ये कैरियर है, फैला सकती है, ठीक है। ये पुरुष है, ये क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, इसको लाल हरे में अंतर नहीं दिखाई देगा। और ये जो महिला उत्पन्न होगी इसमें दोनों पर उपस्थित है, तो ये कैसा होगा, अगर बात करें कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है, वर्णांध होगा, लाल हरे में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि एक बाघ महिला है, ठीक है, इस रोग के प्रति, कलर ब्लाइंडनेस के प्रति उसका विवाह एक कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति से कराया है, तो किस प्रकार की संतानें होंगी, तो ये संतानें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सिक्कल सेल एनीमिया, कौन सा रोग, सिक्कल सेल एनीमिया। अब देखो सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जीन में चेंजेस हो जाता है, ठीक है, जीन में चेंजेस हो जाने के कारण अगर हम बात करें तो जीन में चेंजेस होता है, यानी कि म्यूटेशन के कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज हो जाता है। आरबीसी जो है ना वो हमारी सिकुड़कर क्या होती है, आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार है कुछ इस तरीके से हंसिया के आकार का हो जाता है। हंसिया होता है ना, ठीक है, ऐसे सब्जी काटते हैं इस तरीके से, ठीक है, भाजी वगैरह काटते हैं, हंसिया दराती बोलते हैं। तो सिक्कल सेल एनीमिया क्या है, ये भी एक प्रकार का, ठीक है, वो क्या था, हमारा सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर था, यानी कि सेक्स लिंक मतलब उनका जीन किस पर था, सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित था, ठीक है। लेकिन ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर, मैंने बताया था ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एलोसोम जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, यानी कि इसका जीन जो है वो 22, 1 से 22 तक के बताए थे ना, वो क्या होते हैं, शुरू के जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक्स वाई और एक्स एक्स ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका जीन जो होता है वो किस पर होता है, ऑटोसोम पर होता है, नहीं शुरू के जो 22 होंगे उनमें से किसी पर उपस्थित होगा। तो ये कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव यानी अप्रभावी, ठीक है, ट्रेड युक्त लक्षण युक्त डिसऑर्डर है, याद रखना। सिक्कल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल, और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, ठीक है। उनका जीन सेक्स क्रोमोसोम पर और इसका ऑटोसोम पर प्रेजेंट होता है जीन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो जीन है ना उसमें क्या होता है, 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पर उपस्थित जीन है, उसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है। किस प्रकार का म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम है ना उस पर जो जीन प्रेजेंट होगा उसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, यानी कि किसी एक जीन में क्या हो जाता है, चेंजेस होना। पॉइंट म्यूटेशन मतलब होता है किसी एक जीन में चेंजेस होना, ठीक है। अब क्या होता है, देखो कैसे होता है, देखो जब जीन में चेंजेस हो जाता है तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हमारी हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, चेनें होती है, एक अल्फा चेन, बीटा चेन। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है ना उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह, ग्लूटामिक
एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। ये क्यों आ जाता है, क्योंकि जीन में चेंजेस हो गया। किसके कारण, पॉइंट म्यूटेशन के कारण जीन में चेंजेस हो गया, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें 6वें स्थान पर, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, वैलिन। ये एक प्रकार के अमीनो अम्ल है, ग्लूटामिक अम्ल, वैलिन, ये सब क्या है, अमीनो अम्ल। तो याद रखना कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल सेक्स लिंक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, ठीक है। कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है। इसमें 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होने से, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, किसी एक जीन में चेंजेस होना। 11वें नंबर के क्रोमोसोम में पॉइंट म्यूटेशन होने से, देखो फिर से लिख देती हूँ, सिकल सेल एनीमिया ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ट्रेट डिसऑर्डर है। कैसा है, ट्रेट डिसऑर्डर, शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, किसी एक जीन में चेंजेस होता है म्यूटेशन होने के कारण। जब जीन में चेंजेस हो जाता है तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें बीटा चेन होती है। कौन सी चेन होती है, बीटा चेन। तो बीटा चेन में 6वें स्थान पर, ठीक है, 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह ये आना चाहिए, लेकिन क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। याद रखना, ग्लूटामिक एसिड और वैलिन ये दोनों क्या है, अमीनो अम्ल है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसका इस पर जीन उपस्थित होता है। जो सिकल सेल एनीमिया का जीन है 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर स्थित होता है, ठीक है। 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन के कारण उसकी, ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला होती है उसमें 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, ठीक है, वैलिन आ जाता है। और आरबीसी जो है वो सिकुड़कर कैसी हो जाती है, हसिया के आकार की हो जाती है। जब आरबीसी सिकुड़कर हसिया के आकार की हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका जीवन काल भी कम हो जाता है। जब आरबीसी जो थी उसका जीवन काल, लाइफ जो स्पॉन्टा जीवन अवधि थी, जहाँ आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, 120 डेज होती है। वही जो सिकल सेल होती है, ठीक है, हसियाकार हो गई और कोई कोशिका सिकल सेल, तो उसकी जीवन अवधि कितनी रह जाती है, ओनली 10 to 20 डेज रह जाती है। याद रखना कितनी रह जाती है, 10 से 20 दिन रह जाती है। जब इन कोशिकाओं की जीवन अवधि कम हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों की जो जीवन काल है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 तक ये व्यक्ति जीवित रहते हैं। कितने तक जीवित रहते हैं, याद रखना, 45-50 तक ये व्यक्ति जीवित रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया जीन जो होता है उसमें म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है, तो एक कोडॉन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GAG। कौन सा कोडॉन, GAG कोडॉन। तो इसमें क्या होता है, एक ही जगह जो है, ठीक है, म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, एक जीन में चेंजेस आया, तो इसमें क्या हो जाता है, GAG की जगह GOG हो जाता है। क्या हो जाता है, जो ट्रिपलेट होता है ना, मैंने बताया था जीन जो होते हैं क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, और जीन जो होते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, 3-3 के ग्रुप में है। इन ट्रिपलेट को क्या बोलते हैं, कोडॉन। तो इसमें जो बीच वाला है उसमें चेंजेस हो जाता है, एक ही जगह क्या आता है, यू, एडेनिन की जगह यूरासिल आ जाता है। और इस यूरासिल GOG के कारण ही क्या होता है, जब ऐसा होता है तो इसके कारण ही जो बीटा श्रृंखला होती है उसमें ग्लूटामिक अम्ल की जगह, एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन हो जाता है, और जिसके कारण आरबीसी सिकुड़कर हसिया के आकार की हो जाती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। रक्त की कमी हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन की संरचना प्रभावित हो गई पूरी, ठीक है। अब जब हीमोग्लोबिन की संरचना प्रभावित हो जाती है तो हीमोग्लोबिन क्या है, देखो हीमोग्लोबिन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो आयरन होता है, मेटल, और क्या होता है इसमें, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की पूरी संरचना ही प्रभावित हो गई तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है उसको, ठीक है, पकड़ नहीं पाता, ऑक्सीजन का संचरण बाधित हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण अगर बात करें तो हमारे जो शरीर पर, ठीक है, काफी दुष्प्रभाव होते हैं, एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, वह अंगों पर भी का प्रभाव पड़ता है, याद रखना, ठीक है। व्यक्ति की जीवन अवधि में भी कमी आ जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर बात करें हीमोफीलिया, ठीक, सॉरी हीमोफीलिया नहीं, हीमोफीलिया सबसे पहले हमने देख लिया था, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था जिसको हम लोग बोल रहे थे कलर ब्लाइंडनेस, एंड थर्ड हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया। आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, हमने अपने पहले वीडियो, एक और लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है सिकल सेल एनीमिया पर, तो उसमें हमने बताया था कि जो सिकल सेल एनीमिया है जिन लोगों को है वो किसके प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जो ये सेल होती है ना सिकल सेल, ये मलेरिया के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। मलेरिया का कोई उन पर इफेक्ट नहीं होगा जिसको सिकल सेल होते हैं
एनीमिया है, ठीक है। हालांकि वो उनको खून की कमी तो है ही, लेकिन मलेरिया पर कोई असर नहीं होता उन लोगों पर। याद रखना, मलेरिया का जो वायरस है ना सिकल सेल में फंसकर मर जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिकल सेल। उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ, सिकल सेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, HBS होता है। क्या होता है, HBS, ठीक है। अगर कोई सिकल सेल के क्या होगा, वाहक होगा, तो उसमें ओनली HBS अकेला प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो अगर क्या होगा, इससे ग्रसित होगा, तो उसमें 2 HBS प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, HBS जीन ही होंगे, ठीक है। जो वाहक होता है उसमें क्या होगा, HBA प्रेजेंट और HBS इस तरीके से जोड़े में प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो क्या होगा, इससे ग्रसित होगा, उसमें HBS, ठीक है, ये जीन प्रेजेंट होते हैं। याद रखना आपको, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद हम अपना अगला डिजीज देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिस फाइब्रोसिस, ठीक है। कौन सा, सिस्टिस फाइब्रोसिस, सिस्टिस फाइब्रोसिस, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार के मेंडेलियन विकार के अंतर्गत आता है, सिस्टिस फाइब्रोसिस, ठीक है। सिस्टिस फाइब्रोसिस के बाद हम लोग, ये कौन से नंबर की डिजीज है हमारी, एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाओगे कौन से नंबर की थी। पहला हमने देख लिया था हीमोफीलिया, ठीक है, हीमो, नहीं तो कोई रिपीट हो जाए, हीमोफीलिया। सेकंड हमने देखा वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता, ये कौन सी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वर्णांधता। थर्ड हमने देख लिया सिकल सेल, कौन सा देख लिया, सिकल सेल एनीमिया। एंड फोर्थ हम लोग देख रहे हैं सिस्टिस फाइब्रोसिस, ठीक है। देन इसके बाद भी हमको देखना है, एक काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, सिस्टिस फाइब्रोसिस के बाद जिसको हम लोग बोलते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया। क्या बोलते हैं, फेनाइलकीटोन्यूरिया। सिस्टिस फाइब्रोसिस के बाद पढ़ेंगे, पहले सिस्टिस फाइब्रोसिस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेनाइलकीटोन्यूरिया। क्या पढ़ेंगे, फेनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है। तो इतनी डिसीज हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, पैटियो सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इत्यादि विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम देखेंगे, ओके। तो अगला हम देख लेते हैं क्या, सिस्टिस फाइब्रोसिस। तो सिस्टिस फाइब्रोसिस भी कई प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जीन जो है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, एक डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, जिसे कि हम सिस्टिस फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब देखो सिस्टिस फाइब्रोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बलगम होता है ना, बलगम, ठीक है, बलगम वो काफ़ी अधिक मात्रा में बनता है, काफ़ी थिक बलगम बनता है, ठीक है। बलगम जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में बनता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमारा श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र मेनली लंग्स, ठीक है, श्वसन तंत्र का क्या भाग, अगर हम देखें फेफड़े, ठीक है, पाचन तंत्र के भाग, पाचन तंत्र के भाग है ना, जैसे कि पैंक्रियाज है हमारा, ठीक है। पाचन तंत्र में मेनली अगर हम बात करें तो क्या, पैंक्रियाज, ठीक है। ये तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत बात करें तो लंग्स, पाचन तंत्र के प्रमुख सारे अंग, पाचन तंत्र से संबंधित अंग। इसके अतिरिक्त बात करें तो प्रजनन तंत्र के अंग, ठीक है, प्रजनन तंत्र के अंग हमारी, ठीक है, प्रजनन तंत्र के अंग इत्यादि जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। क्या, लंग्स जो है हमारा श्वसन तंत्र का अंग, पाचन तंत्र के अंग, पैंक्रियाज मेनली, ठीक है, लिवर पैंक्रियाज वगैरह, पैंक्रियाज आप लिवर देख, ठीक है, लिवर पैंक्रियाज, प्रजनन तंत्र इत्यादि क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बलगम काफ़ी अधिक मात्रा में, ठीक है, निकलता है। इसमें क्या होता है, इस डिसीज में बलगम जो है बॉडी में काफ़ी अधिक मात्रा में बनता है। जो सेल बलगम सीक्रेट करती है ना, तो काफ़ी अधिक मात्रा में बलगम सीक्रेट होता है, जिसके कारण ये जो अन्य अंग है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक डिसीज हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टिस फाइब्रोसिस डिसीज बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो जीन होता है, मैंने बताया ना, जिसमें जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, जीन में कुछ म्यूटेशन वाले चेंजेस होने के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो जीन है, ठीक है, इस जीन का नाम क्या है, CFTR जीन। क्या होता है, CFTR जीन। तो ये जो जीन है इसमें कुछ चेंजेस हो जाता है। ये जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किस क्रोमोसोम पर होता है, जो 7वें नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, उस पर ये जीन प्रेजेंट होता है, CFTR जीन। और इस जीन में क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, जीन में म्यूटेशन उत्पन्न होता है, जिसके कारण डिसीज होती है, जिसको सिस्टिस फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसमें अगर बात करें तो ये वाली डिसीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है उनको काफ़ी सारा बोलने में उनका श्वसन मार्ग जो है पूरा अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, उनका एकदम बलगम की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये रोग है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, संचरित होता है। और इसका जीन जो है वो किस पर होता है, 7वें नंबर के क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है, याद रखना किस पर होता है, 7वें नंबर के क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है। कैसा है, 7वें नंबर का क्रोमोसोम है, यानी सेक्स क्रोमोसोम तो है नहीं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव
ट्रेट डिसऑर्डर है। कैसा है? डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, याद रखना, ठीक। तो ये भी क्या है? सिस्टिस फाइब्रोसिस एक प्रकार का वंशानुगत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है। ये ऊपर की ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मैंने बता दिया, अगर कभी पूछ लिया जाए कि सिस्टिस फाइब्रोसिस जो है उस पर हमारे शरीर के कौन कौन से एंड प्रभावित होते हैं, उसका जीन किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, क्या प्रॉब्लम रहती है, बलगम काफ़ी बनता है। एंड हमारा अगला है फेनाइलकीटोन्यूरिया। क्या है? फेनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है। ये भी बात करें तो एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये भी संचरित होता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जीन क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या मैंने बताया, क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन में चेंजेस आते हैं म्यूटेशन के कारण, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है उसमें क्रोमोसोम में घटना व बढ़ना होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या? फेनाइलकीटोन्यूरिया। कौन सा? फेनाइलकीटोन्यूरिया। अब इस ग्रुप में क्या होता है? फेनाइलकीटोन्यूरिया जो है इसे हम पीकेयू के नाम से भी जानते हैं, पीकेयू याद रखना, फेनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है। ये बात करें तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, यानी कि इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पर लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं होता है, क्रोमोसोम पर उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। किस पर उपस्थित होता है? ऑटोसोम, बारहवीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम होता है ना 12, ठीक है, उस पर प्रेजेंट होता है इसका जो जीन जो होता है फेनाइलकीटोन्यूरिया का जीन। अब वो जीन के कारण क्या होता है? चेंजेस होते हैं जीन में, और उसके कारण क्या होता है? एक एंजाइम जो होता है उसकी बॉडी में कमी हो जाती है जीन में चेंजेस के कारण, ठीक है। कौन सा एंजाइम? वो है फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। जब ये एंजाइम की बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होता है? फेनाइल जो एलानिन है उसका टायरोसिन में चेंजेस नहीं हो पाता, ठीक है। क्या होता है? जैसे अगर ये एंजाइम जो है, ठीक है, वो सही हमारी बॉडी में है, किसी प्रकार का जीन में चेंजेस नहीं हुआ अगर, तो ये फेनाइलएलानिन हमारी बॉडी में किस में चेंजेस होता है? टायरोसिन में। लेकिन जब क्या होता है? हमको फेनाइलकीटोन्यूरिया डिसीज हो जाती है, ठीक है। तो उस डिसीज के कारण क्या होता है? हमारी बॉडी में फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। जब इसे एंजाइम की कमी हो जाती है तो फेनाइलएलानिन का टायरोसिन में मतलब बदलना संभव नहीं हो पाता। फेनाइलएलानिन है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। जब फेनाइलएलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता है तो बॉडी में क्या होता है? फेनाइलएलानिन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। फेनाइलएलानिन की क्या हो जाती है? अधिकता, क्योंकि भाई इसमें चेंजेस ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं चेंज हो पा रहा? क्योंकि जीन में चेंजेस म्यूटेशन होने के कारण, ठीक है, हमको एक डिसीज हो गई फेनाइलकीटोन्यूरिया जिसमें फेनाइलएलानिन टायरोसिन में चेंजेस नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इस एंजाइम की क्या हो गई? बॉडी में कमी हो गई, ठीक है, जीन में चेंजेस होने से ना म्यूटेशन के कारण। अब जब फेनाइलएलानिन की अधिकता हो जाती है तो उसका हमारी बॉडी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? देखो, इसमें हमारा जो मुंह है, आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी को मुंह वगैरह से, उसकी सांस से क्या आती है? अजीब सी बदबू आती है, स्मेल आती है। तो ये इसका एक सिम्टम्स है। अगर किसी में स्मेल वगैरह आ रही है तो उसको चेक करा लेना चाहिए कि इसको पीकेयू तो नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो उसका जो सीएनएस है वो प्रभावित होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो प्रभावित होता है। उसके जो वृद्धि विकास है, ठीक है, वो प्रभावित होता है। उसका वजन, जिस व्यक्ति को, बच्चे को या किसी को भी है तो उसका क्या होगा? वजन कम होता है, ठीक है। तो ये उसके सिम्टम्स है किसके? पीकेयू के, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्योंकि ये रिसेसिव है और किस पर इसका जीन होता है? ऑटोसोम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया आर, एक स्मॉल आर, एक आर स्मॉल आर। अब देखो इसमें क्या है? एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, ठीक है। तो इसका जो जीन कैसा है? रिसेसिव, यानी अप्रभावी। तो ये आर स्मॉल दिख रहा है ना, यानी कि ये कैसा है? आर, इसी पर इसका जीन प्रेजेंट है, ठीक है, आर स्मॉल आर, अप्रभावी। अब देखो ये क्या हो गया? अगर माना ये क्या है? मेल है, क्या है? ये मेल, और ये क्या है? हमारी फीमेल है, ठीक है। ये क्या है? मेल और ये फीमेल है। अब ये क्या होगा? इसमें एक स्मॉल आर प्रेजेंट है, इसमें भी एक स्मॉल आर प्रेजेंट है। जब एक प्रेजेंट होता है तो ये क्या कहलाते हैं? दोनों वाहक। क्या कहलाते हैं? वाहक। तो ये भी वाहक, ये भी वाहक, यानी कि ये रोग से ग्रसित नहीं है, ठीक है। इसमें एक जीन उपस्थित है, ठीक है, और रोग का जीन क्या है? रिसेसिव है ना, तो ये स्मॉल आर वाला, तो ये फैला सकता है। लेकिन अगर देखो अब इनकी संतानें कौन कौन सी होंगी? ये खुद रोग नहीं होगा लेकिन ये फैला सकते हैं, तो इनके बच्चे में हो जाएगा। इसकी क्रॉस कराओ तो आर, इधर आर, और इससे कराओ तो आर एंड स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो ये दोनों स्मॉल आर होगा, यानी कि ये क्या हो गया? रोग से ग्रसित हो गया, ठीक है। जो भी लड़का लड़की जो भी है वो क्या हो गया? रोग से ग्रसित हो गया, ये वाला बच्चा। और ये वाला क्या हो गया? नॉर्मल है, इसको कोई रोग नहीं है, क्योंकि रोग जो है वो कब होगा? जब रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा, लीड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। ये क्या होंगे? दोनों वाहक होंगे। क्या होंगे? वाहक होंगे, ठीक है। यहाँ पर पुत्र पुत्री नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ कौन वाहक है और कौन ग्रसित है, ठीक है। ओके, याद रखना।
तो और फेनिलकेटोन्यूरिया भी क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ XY इसलिए नहीं लिंक क्योंकि सेक्स लिंक वाले नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट एक रह गया है, एक और है इसमें थैलेसीमिया देख लेते हैं। कौन सी डिजीज है, थैलेसीमिया, ठीक है। तो थैलेसीमिया भी जो है ना वो एक प्रकार का क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें भी जीन में चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, जीन में चेंजेस हो जाते हैं। लास्ट एक और है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। इसमें भी जो हीमोग्लोबिन है ना उसकी जो चेन होती है अल्फा बीटा चेन में, उसमें अगर बात करें तो चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, थैलेसीमिया। ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं क्या है, थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया ये प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर और कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है। यानी कि इसका जो जीन है वो किस पर प्रेजेंट होगा, ऑटोसोम पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है। यानी स्मॉल जो होगा वो, ठीक है, इसके कारण स्मॉल जो जीन होगा यानी उस पर इस पर प्रेजेंट होगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो जीन में क्या होता है, चेंजेस इसमें विकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो डिलीशन होता है या क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। क्या क्या होता है, या तो डिलीशन होता है या डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। बात करें अगर हम तो म्यूटेशन, ठीक है, जीन में क्या हो सकता है, या तो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता है, या फिर उसका क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है, ठीक है। सॉरी वो पहले मैंने थोड़ा जल्दी में कुछ और बोल दिया था। तो इसमें क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है। इसमें म्यूटेशन के कारण या विलोपन के कारण ये डिजीज उत्पन्न होती है। किस किस कारण उत्पन्न हो सकती है, या तो म्यूटेशन हो गया हो या फिर वो पूरा विलोपन नहीं हो गया हो उसका, ठीक है, जीन का क्या हो गया, विलोपन हो गया हो, तो उस कारण ये डिजीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया, ठीक है। और ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया टू टाइप मेनली, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। जब प्रोटीन का निर्माण प्रभावित हो जाता है तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है ना हीमोग्लोबिन की, वो भी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है, ठीक है। और अगर बात करें तो इस रोग की पहचान जो है वो बच्चों में कब होती है, 3 माह के बाद ही होती है। कब होती है, 3 माह के बाद। थैलेसीमिया में क्या होता है, बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखना। थैलेसीमिया जो डिजीज है इसमें बार बार किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और इसमें जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर जो कैसे हैं ग्रसित है थैलेसीमिया से, तो उनकी बात करें तो 15 वर्ष की आयु तक उनका जीवन काल ज़्यादा नहीं होता, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बहुत कंडीशन है कि वो 25-26 साल तक जीवित रहे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन की संरचना ही प्रभावित होगी ना, ऑक्सीजन को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, अनुवांशिक रोग के अंतर्गत मेंडेलियन डिजीज हो गए, डिसऑर्डर हो गए। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार के डिसऑर्डर जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल विकार। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं जरा, ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हीमोफीलिया, देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये जीन में चेंजेस होने के कारण होते हैं, म्यूटेशन वगैरह के कारण। अब देखो सबसे पहले हीमोफीलिया, इसे हम लीडर डिसीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसे रॉयल फैमिली में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसे शाही घराने का रोग बोलते हैं। इसका जीन किस पर होता है, सेक्स क्रोमोसोम पर होता है, रिसेसिव होता है, लेकिन ठीक है, ट्रेडयुक्त डिसऑर्डर है। एंड कलर ब्लाइंडनेस, जिसे वर्णांता बोलते हैं, इसमें व्यक्ति लाल हरे में विभेद नहीं उत्पन्न कर सकता। इसका जीन भी किस पर होता है, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, याद रखना। एंड सिकल सेल, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, ज़्यादातर वाहक होती है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इसमें हीमोफीलिया में क्या हो, वो ग्रसित हो। ज़्यादातर हीमोफीलिया में वाहक ही होती है, याद रखें। इसमें कैसे भी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या है, वाहक ही होती है। नेक्स्ट क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी जो होती है वो कैसी भी आती है, हंसी आकार हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो बीटा चेन है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, बैलिन आ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन की संरचना प्रभावित हो जाती है, आरबीसी की, सॉरी। और आरबीसी हंसी आकार हो जाती है, उसका जीवन काल भी 10 से 20 दिन रह जाता है, व्यक्ति की जीवन अवधि भी कम हो जाती है, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, बलगम फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, गाढ़ा सा बलगम बनता है, जिससे अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित हो जाती है। प्रजनन अंग, श्वसन तंत्र के अंग जैसे लंग्स वगैरह, ठीक है, इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र के अंग इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट अगला है फेनिलकेटोन्यूरिया। तो फेनिलकेटोन्यूरिया में क्या है, हमने बताया था कि टायरोसिन में चेंजेस नहीं हो जाता है, ठीक है, एक एंजाइम है
जिसकी क्या होती है, बॉडी में कमी हो जाती है। ठीक है, किसके कारण अगर बात करें तो म्यूटेशन के कारण जो जीन है, ठीक है, उसमें जीन में म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोक्सी जो एंजाइम होता है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है अगर बात करें तो कमी हो जाती है। जब उस एंजाइम की बॉडी में कमी हो जाती है सॉरी, ठीक है, तो एंजाइम की कमी होती है तो बॉडी में क्या होता है, टायरोसिन नहीं बन पाता है। जब टायरोसिन नहीं बन पाता है, ठीक है, तो एक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता, फिनाइल एलानिन की अधिक मात्रा के कारण एक डिसीज़ होती है जिसको फिनाइल कीटोनुरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, सीएनएस पर पड़ता है। लास्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना प्रभावित होती है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। इस से रोग से प्रभावित जो लोग बच्चे हैं वो अगर देखें उनकी पहचान 3 साल की उम्र 3 महीने के बाद ही पता चलता है कि किसी को थैलेसीमिया, इसको बार बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे बच्चे जो हैं 15 से लेके 15 साल तक तो ठीक है मर जाते हैं। ठीक है, और बहुत उनको अगर हम इलाज करवाएं तो रेयर से रेयर कंडीशन में 25 साल तक जीवित रहते हैं। एंड ये हमारे हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी क्रोमोसोमी विकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो सेट है, जोड़ा है, उसमें चेंजेस होता है, तो घटता है या बढ़ता है। तो क्रोमोसोमल डिसीज के अंतर्गत सबसे पहला हमारा अगर हम देखें तो क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अगर बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये मेनली किस में होता है, पुरुषों में पाया जाता है। ये किस में होता है, पुरुषों में होता है। और ऐसे जो पुरुष हैं वो क्या होते हैं, वंध्य होते हैं, यानी कि नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। क्यों नपुंसक होते हैं, क्योंकि उसमें जो बात करें जो उनका जो प्रजनन तंत्र है ना, प्रजनन तंत्र, ठीक है, उसका क्या अगर बात करें विकास नहीं होता है उसमें। ठीक है, प्रजनन तंत्र का विकास नहीं होता अच्छे से, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता। क्या होता है, स्पर्म जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता है, क्योंकि प्रजनन अंगों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, और ऐसे पुरुष क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होते हैं, कुछ गायनेकोमैस्टिक कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो स्तन है उनका क्या हो जाता है, विकास, डेवलपमेंट हो जाता है। स्तन जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है, विकास होता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे गायनेकोमैस्टिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो ऐसे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिन पुरुषों को होता है उसमें गायनेकोमैस्टिक कैरेक्टर प्रदर्शित होते हैं। महिलाओं के लक्षण छोटे छोटे दिखने लगते हैं, उनके स्तन जो है वो डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये क्या होता है, पुरुषों में पाया जाता है। ऐसे पुरुष जो इनका प्रजनन तंत्र विकसित नहीं होता, इनमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, इनमें स्तन जो का विकास होने लगता है, यानी कि गायनेकोमैस्टिक कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। ऐसे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति पुरुष हैं, ठीक है, उनमें ही पाया जाता है। और इनका जो गुणसूत्र है वो क्या होता है, 44 + XXY। ठीक है, देखो 44 + XY नॉर्मल का रहता है, लेकिन इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है। तो गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, 44, 45, 46, 47। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 47 होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखो 3 हो गए, ठीक है, 4 होते तो टेट्रासोमी हो गया। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये क्या है, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। इस रोग से पुरुष जो है उनमें प्रभावित होते हैं। ठीक है, उनमें ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये पुरुष नपुंसक होते हैं, उनका प्रजनन अंगों का विकास अच्छे से नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उनमें स्त्रियाचित जो लक्षण है वो उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि उनमें मेमोरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, वो विकसित हो जाती है, यानी कि एंटोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं जो हमारा अगला सिंड्रोम है, जो क्या है हमारा, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक, अब टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, देखो टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्र, तो गुणसूत्रों का संख्या जो होती है वो क्या होती है, 44 + X 0 हो जाती है, यानी कि एक X गुणसूत्र जो है वो क्या गायब हो गया ना गायब। तो इसमें गुणसूत्र टोटल कितने रहते हैं, 45 रहते हैं। ये भी एक प्रकार का विकार है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। और ये किसमें प्रदर्शित होता है, इससे कौन प्रभावित होती है, जो महिलाएं प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक कैरेक्टर होते हैं, वो डेवलप नहीं होते। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है ना वो डेवलप नहीं होते, विकास नहीं होता।
इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये महिलाएं जो होती हैं ये भी नपुंसक होती हैं, स्ट्रैल लगती है, ठीक है। इनमें अगर बात करें तो इसमें जो स्तन है ना, ठीक है, उनका विकास नहीं होता, मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो क्या डेवलप नहीं होती, ठीक है। इनकी जो ओवरी वगैरह है वो डेवलप नहीं होगी, याद रखना, ठीक। ओवुलेशन नहीं होता है इनमें। तो ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम। इससे कौन प्रभावित होता है, महिलाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे महिलाओं की गर्दन थोड़ा लहरदार सी होती है, ठीक है, ये बंदे होती हैं। नेक्स्ट हमारा सिंड्रोम है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, देखो ये भी एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। क्या नहीं होता, सेक्स क्रोमोसोम में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो इसमें कुछ प्रकार के क्रोमोसोम में चेंजेस आता है जिसको हम ऑटोसोम बोलते हैं ना, ठीक है, ऑटोसोम में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो अगला कौन सा सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम। याद रखना, शुरू के जो 2 सिंड्रोम पढ़े उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें चेंजेस घटावड़ी होती है, ठीक है। तो पहला था क्लाइंट-फटर सिंड्रोम, वो क्या था, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पुरुषों में होता है। एंड दूसरा टर्नर सिंड्रोम, वो क्या था, अगर बात करें तो उसमें मोनोसोमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक गायब हो गया, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या 45। वही अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो ड्राई सिंड्रोम जो होता है इसमें भी ट्राइसोमी होती है, लेकिन कितने, जो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम हो ना, 21वां जोड़ा क्रोमोसोम, 21वां जोड़ा, उसमें क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, यानी 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम का जोड़ा उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम के अगर हम बात करें कैरेक्टर क्या है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, व्यक्ति, वो क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। कैसे होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। डाउन सिंड्रोम को हम मंगोल डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंगोल डिसीज, मंगोल इडियोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंगोल इडियोसिस, मंगोल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी थोड़ी जीभ मोटी सी रहती है, ठीक है, मंदबुद्धि पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो चेहरा होता है वो थोड़ा चपटा सा रहता है, याद रखना। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 21वें नंबर के क्रोमोसोम जोड़े में ट्राइसोमी हो जाती है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि होते हैं, ठीक है। इस रोग को हम मंगोल इडियोसिस या मंगोल डिसीज भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनकी जीभ जो होती है वो थोड़ी सी निकली हुई मोटी सी रहती है जीभ, ठीक है। थोड़ा उनका जो बात करें मंदबुद्धि मंगोल होंगे, उनका जो चेहरा होगा वो कैसा होगा, चपटा सा होता है, ठीक है। जीभ में क्या होती है, खांच होती है, याद रखना, जीभ में क्या होती है, खांच पाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, मोटी सी प्रेजेंट जीभ होगी। तो ये डाउन सिंड्रोम। डाउन के बाद हम अगला सिंड्रोम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पैट्यू सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, पैट्यू सिंड्रोम, ठीक। अगला सिंड्रोम क्या है, पैट्यू सिंड्रोम। ये भी एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, रोग है। अब पैट्यू सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 13वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम है ना उसकी, ठीक है, किस नंबर का क्रोमोसोम प्रभावित होता है, 13वां नंबर का, 13वें जोड़ी का। 13वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम है ना उसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। 13वें नंबर का क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। अब ये जो पैट्यू सिंड्रोम है, ठीक है, इसका अगर बात करें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी को पैट्यू सिंड्रोम है, तो इसका जो सिम्टम्स है या लक्षण है, तो इसमें क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट, जो ओठ होता है ना, जो ऊपरी ओठ, ये उनका कटा सा रहता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये हमने ओठ बनाया, ये किसी का ओठ है, ठीक है, ये किसी का ओठ है ऊपर वाला, ये नीचे वाला है, ठीक है। तो ऊपरी ओठ जो होगा ना वो ऐसा कटा सा रहता है, क्या रहता है, कटा सा रहता है, तो इसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। याद रखना, ऊपरी ओठ कटा रहता है, इसका तलवा जो होता है, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट, तलवा भी कटा रहता है, ऊपरी ओठ भी कटा रहता है, पैट्यू सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 13वें जोड़े क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी होती है। एंड अगला सिंड्रोम है एक जिसको हम बोलते हैं कैटकाई सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब रोता है ना तो बिल्ली के बच्चे जैसी आवाज आती है, क्या आती है, बिल्ली के बच्चे जैसी आवाज आती है। अगला है कैट क्राई सिंड्रोम। कौन सा है, कैट क्राई सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा रोता है तो बिल्ली के बच्चे के रोने जैसी आवाज आती है। कैट क्राई सिंड्रोम को हम क्री डू चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्री डू चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्री डू चैट और सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें जब बच्चा रोता है तो कैसी आवाज आती है, बिल्ली के रोने की आवाज आती है, याद रखना, ठीक है। इसे हम 5P सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे 5P सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। कैटकाई सिंड्रोम को हम एक और नाम भी जानते हैं, इसको हम 5P सिंड्रोम भी बोलते हैं, याद रखना।
इसमें क्या होता है, जब बच्चा रोता है तो बिल्ली की रोने की आवाज आती है, इसे कैटकाई सिंड्रोम, ठीक है, क्री डू चैट सिंड्रोम और 5p सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम जोड़ा होता है, ठीक है, उसमें से एक गायब हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, मोनोसोमी हो जाती है। 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है ना, इसलिए इसे 5p बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम जोड़ा है, 5वें नंबर का क्रोमोसोम जोड़ा है, उसमें से एक गायब हो जाता है, यानी कि मोनोसोमी हो जाती है। 5वें नंबर के क्रोमोसोम जोड़े में क्या हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है, ठीक है, एक चला जाता है, इसलिए इसे 5p सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्योंकि कौन से नंबर का क्रोमोसोम, 5वें नंबर का क्रोमोसोम गायब हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो कैटकाई सिंड्रोम, इसे क्राई डू चैट सिंड्रोम कहते हैं, इसे हम 5p सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें बच्चा जब रोता है तो बिल्ली के बच्चे से या खूब आवाज आती है, ठीक है, और इसमें 5वें नंबर का क्रोमोसोम होता है, उसमें एक क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, यानी मोनोसोमी हो जाती है, किसमें, 5th नंबर के क्रोमोसोम में। तो ये हमारे हो गए जेनेटिक डिसीज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त कोई सी जेनेटिक डिसीज नहीं आएगी, ठीक है, ओवरऑल जो आपके एग्जाम में आनी है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप लोग तो जेनेटिक डिसीज से भी यही आएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और पढ़ते रहना। फिर मिलेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की जो अवधारणा है और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा। तो पढ़ते रहिए और लाइक जरूर कर देना। ओके।